सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट यार क्या है, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्यों है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट दिया क्यों गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए, उनकी एसिडिटी को पता करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ऑर्थो इफेक्ट का जब भी आप यूज करोगे या फिर जब भी आप एसिडिटी के बारे में पता करते हो इन जनरल एलिफेटिक और एरोमेटिक, आप करते क्या हो, आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हो। सिंपली कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, सिंपली क्या करना है, आप H हटाओगे और कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, H हटाया और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, H हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक है, तो हमने क्या करा, कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो कॉन्जुगेट बेस बना, कॉन्जुगेट बेस आपका जो बना, आपका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा भाई, एसिडिक होगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल उतना ही एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब हमें पता ये करना है कि ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है या ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए चाहो तो आप एक बात कहीं पे छोटी सी नोट कर लो कि भैया हायर इज द रिजोनेंस, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब ये कि इस वाले मॉलिक्यूल में रिजोनेंस जितना अच्छा होगा ये वाला मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, और जितना ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतना ही ये वाला मॉलिक्यूल एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन भाई रिजोनेंस का ऐसा नहीं है कि रिजोनेंस हमें कहीं पे भी चलेगा। रिजोनेंस की हमें जहां पे जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमें एक्चुअल में रिजोनेंस की जरूरत है, रिजोनेंस हमको वहीं पे चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी रिजोनेंस हो रहा है। मतलब क्या है, मतलब भाई ये है, देखो मतलब ये है कि अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, एक बढ़िया सा रिजोनेंस होगा। होगा कि नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम बेंजीन क्या करेगा, ये बेंजीन जो है वो भी इनके रिजोनेंस में क्या करेगी, टांग अड़ाएगी। ठीक है, मतलब ये कि इनका जो रिजोनेंस चल रहा था उनके रिजोनेंस में बेंजीन ने क्या करा, अपना पार्टिसिपेशन किया। अब बेंजीन के पार्टिसिपेशन से हुआ क्या कि ये वाला रिजोनेंस हो गया खराब। अब जब ये वाला रिजोनेंस हुआ खराब तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहा क्या, स्टेबल रहा ही नहीं। जब ये मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल तो ये कैसा एसिड हो गया, ये हो जाएगा वीक एसिड, पुअर एसिड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इस कहानी को सुलझाया कैसे जाए, कैसे समझे, तो एक छोटी सी केस को, छोटी सी स्टोरी को या फिर छोटे से केस को सुलझाओ। देखो करना क्या है, मान लो आपके पास एक कोई हस्बैंड है, ठीक है, और इस हस्बैंड का नाम है मान लो आशु। ठीक है, एक कोई वाइफ है, वाइफ का नाम मुझे नहीं पता तो वाइफ को वाइफ ही रहने देते हैं। ठीक है, एक हस्बैंड है जिसका नाम है आशु, एक वाइफ है जिसका नाम है वाइफ। ठीक है, मान लो आशु और उसकी वाइफ का जो रिजोनेंस है, इनकी जो स्टेबिलिटी है यार वो बहुत अच्छी है। ठीक है, आशु की अपनी वाइफ के साथ जो स्टेबिलिटी बॉन्डिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजोनेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, बट मान लो कोई एक तीसरी इंसान शी, ठीक है, कोई एक तीसरी इंसान शी आ जाती है जो इनके रिजोनेंस में क्या कर रही है, अड़ंगा डाल रही है। अड़ंगा जानते हो, बाधा डाल रही है। ठीक है, आशु भी नहीं चाह रहा है कि शी इंटरफेयर करे, आशु की वाइफ भी नहीं चाह रही है कि शी जो है वो इंटरफेयर करे, बट शी क्या करना चाह रही है, इंटरफेयर करना चाह रही है। ठीक है, तो अब आप बताओ एज अ लॉयर आप शी के साथ क्या करोगे। ठीक है, और भैया इतनी बात को दिमाग में रखना कि कानून को हाथ में लेके ही करोगे जो करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं सी को मार देंगे, सी को उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो भाई सी के साथ क्या करोगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, सोचो, बताओ मुझे क्या करोगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा कि सी को सर उड़ा देंगे, सी को खत्म कर देंगे, या सी को खुद ही बुलाए, ऐसा नहीं करना है। देखो अगर हम ये करें कि सी को एक कोई डी के साथ इंगेज कर दें, अगर सी को डी के साथ इंगेज कर दें तब क्या होगा, तब ये होगा कि सी का सारा फोर्स जो है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कह दो या जो भी कह दो, अट्रैक्शन कह दो, जो भी है वो किसकी तरफ होगा, डी की तरफ। आशु भी खुश, आशु की वाइफ भी खुश, और सी को भी हमने कुछ नहीं किया, वो भी खुश। कहानी समझ में आई, क्या कहानी समझ में आई, कहानी बेटा ये समझ में आनी चाहिए आपको कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कार्बन और दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो रिजोनेंस हो रहा है, कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो रिजोनेंस हो रहा है, इस रिजोनेंस को ये बेंजीन क्या कर रही है, खराब कर रही है। तो हम बेंजीन के साथ क्या करें, तो आंसर आया कि भाई आप क्या करो, बेंजीन के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दो जो ग्रुप क्या करे, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जब उस ग्रुप की तरफ खींचे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं तो इनके बीच में रिजोनेंस कैसा होगा, अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या किया, फिर से एक कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया,
ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार फिर से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया और इस बार मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया G। बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो अब हमने अगर यहाँ पे एक G लगाया तो अब इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखना भाई, H हटाओ कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो इसका मतलब यहाँ भी वही वाली कंडीशन क्रिएट होगी, C डबल बॉन्ड O एंड O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, और इस बार है क्या, इस बार यहाँ पे भाई G जो है वो भी बैठा हुआ है एंड G इज अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ध्यान रखना, तभी तो बेंजीन का लगाओ उसकी तरफ अट्रैक्शन, तभी तो हुआ। अब बात ये है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगेन फिर से अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ पे, यानी कि डीलोकलाइजेशन होगा किसका, पाई बॉन्ड का। और जब डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का तो इनके बीच में रिजोनेंस अच्छा होगा, और जब इनके बीच में रिजोनेंस अच्छा होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगी क्या, नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि भैया बेंजीन से हमने एक ऐसा ग्रुप लगाया है जो कि अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, यानी कि बेंजीन के आप जो भी ये पाई बॉन्ड देख रहे हो किसकी तरफ आकर्षित है या कह दो अट्रैक्टिव है, ये है G की तरफ अट्रैक्टिव। तो ये सबके सबका अगर अट्रैक्शन G की तरफ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया हमारा, कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारा स्टेबल। और जब कॉन्जुगेट बेस हमारा बना स्टेबल तो हमारा कैसा एसिड हो गया, ये हमारा हो गया गुड एसिड। ठीक है, इसके कंपेयर में अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया पुअर एसिड। ठीक है, और ये वाला हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल ना होके कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप क्या हुआ, इस ग्रुप की वजह से हमारा ये जो मॉलिक्यूल था, हमारा जो कॉन्जुगेट बेस था वो स्टेबल बना, और ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस दिस मॉलिक्यूल विल बी गुड एसिड। ठीक है, तो बेटा इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। अब ऑर्थो पोजीशन का ही यूज करा गया है, इसलिए हम लोग इसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ऑर्थो पे ही क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगाने से क्या होता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे तो आपका जो क्या कहते हैं कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और जब ये स्टेबल होगा तभी तो ये गुड एसिड होगा भैया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट। तो आपको इस वीडियो से आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ऑर्थो इफेक्ट है क्या और उसकी हमें नीड क्या पड़ी। थैंक यू।